आज के इस डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा जो विषय है वो YouTube चैनल डिजिटली सक्सेस के एक वीडियो पर आधारित है। वीडियो का नाम है सक्सेस सीक्रेट्स द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, और इसमें आशीष गुप्ता अपनी जिंदगी के सफर के बारे में बता रहे हैं। सही कहा। और मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बहुत ही साधारण और अभावों से भरे माहौल से शुरुआत की। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ उनकी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस मानसिकता को डिकोड करना है जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। और फिर कैसे उन्होंने उस सफलता के ढांचे को ही पूरी तरह नकार दिया है ना। एग्जैक्टली। तो क्या कभी आपने सोचा है कि टूथपेस्ट का एक मामूली सा ट्यूब किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा कैसे बदल सकता है? ठीक है, चलिए इसको बारीकी से समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है महत्वाकांक्षा और मजबूरी का आपस में टकराना। मतलब ये सिर्फ एक करियर का ग्राफ नहीं है, ये इस बात का एक शानदार केस स्टडी है कि जब आपके पास विकल्प खत्म हो जाते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल के लिए, यानी खुद को बचाए रखने के लिए किस तरह काम करता है। और इस सर्वाइवल की नींव तो बहुत कम उम्र में ही पड़ गई थी। मैं सोच रही थी कि कैसे आशीष ने बताया कि बचपन में उनके घर में पढ़ाई का कोई खास माहौल नहीं था। हाँ, बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि जब वो सिर्फ दूसरी कक्षा में थे, मतलब सोचिए सिर्फ दूसरी कक्षा में, तो उन्हें उनके पिता ने बुआ और फूफा जी के घर भेज दिया, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा बदलाव होता है ना। वो वहाँ 4 साल रहे। एक छोटा बच्चा जिसे उसके घर से दूर भेज दिया गया हो, उसके मन में बस एक ही बात बैठ गई कि उसे एक अच्छा इंसान बनना है। ये कोई सामान्य बचपन की इच्छा तो नहीं लगती है ना। मैं इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में देखता हूँ। अच्छा। देखिए, जब एक बच्चे को उसके मूल परिवेश से अचानक दूर कर दिया जाता है तो उसके अंदर एक तरह की गहरी असुरक्षा पैदा हो जाती है। समझ रही हूँ। वो जो अच्छा इंसान बनने की चाहत है ना, वो असल में अपनी अहमियत साबित करने की, एक तरह का वैलिडेशन या स्वीकृति पाने की गहरी लालसा होती है। मतलब वो बच्चा ये सोच रहा है कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो मुझे वापस बुला लिया जाएगा। बिल्कुल। बच्चे को लगता है कि अगर वो हर पैमाने पर खुद को सही साबित करेगा तो शायद उसे वो प्यार या वो जगह वापस मिल जाए जो उसे छिन गई है। और यही खुद को साबित करने की जिद हमें उनके स्कूल के दिनों में भी साफ दिखाई देती है। हाँ, जब वो वापस आए। हाँ, 6ठी क्लास में जब वो केंद्रीय विद्यालय वापस आए तो वो पढ़ाई में काफी कमजोर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने काफी मेहनत की उस दौरान, बहुत ज्यादा। 10वीं में लगभग 80% और 12वीं में 76% अंक हासिल किए उन्होंने। और इसके बाद उनका सपना था IIT में जाने का, जो उस उम्र के बहुत से बच्चों का होता है। सही बात है। उन्होंने कानपुर जाकर 1 साल तक तैयारी भी की, लेकिन किसी भी सरकारी कॉलेज में उनका चयन नहीं हो पाया। और अब यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, वो वित्तीय संघर्ष वाला हिस्सा। एग्जैक्टली। उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उन्हें किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज सकें। जबकि उनके साथ तैयारी करने वाले बाकी दोस्त जिनके पास पैसा था वो प्राइवेट कॉलेजों में चले गए। पैसों के इस तंगी के कारण उन्हें मजबूरन BSc में एडमिशन लेना पड़ा। ये वह बिंदु है जहां इंसान का सामना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से होता है। कौन सी सच्चाई? यही कि सिर्फ काबिलियत या मेहनत ही काफी नहीं होती, संसाधन भी बहुत मायने रखते हैं। मनोविज्ञान में एक फंडा है जिसे लॉस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, यानी नियंत्रण खोने का एहसास। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरी रफ्तार से दौड़ती ट्रेन का अचानक ट्रैक बदल दिया जाए। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। जब आप अपनी जिंदगी का रास्ता खुद नहीं चुन पाते और वो रास्ता आपकी आर्थिक कमी तय करती है तो ये बहुत गहरा आघात होता है। इंसान को लगता है कि वो सिस्टम के सामने पूरी तरह बेबस है। लेकिन मेरी उलझन यहाँ पर यह है कि जब कोई इंसान ऐसी बेबसी महसूस करता है तो वो आम तौर पर कड़वाहट से भर जाता है, मतलब वो हार मान लेता है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन आशीष के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उनके अंदर आगे बढ़ने की जो आग थी, जो एक्सट्रीम डिजायर थी, वो बुझी नहीं। क्या
क्या संसाधनों की कमी ने उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा दी? देखिए, मैं इसे ऊर्जा नहीं कहूंगा। ये एक तरह की हताशा से पैदा हुई बेचैनी थी। अच्छा, बेचैनी? हाँ, जब आपके दोस्त आगे बढ़ रहे हों और आप सिर्फ इसलिए पीछे रह जाएं क्योंकि आपके पिता का बटुआ खाली है, तो वो कड़वाहट आपको या तो तोड़ देती है या फिर आपको ये साबित करने पर मजबूर कर देती है कि आप बिना संसाधनों के भी कुछ बन सकते हैं। उन्होंने इसी बेचैनी को अपना नया रास्ता बनाने में लगा दिया। बिल्कुल। और ये नया रास्ता था पैसे कमाना, अपना खर्च खुद निकालने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ये बात है साल 2005-2006 की। शुरुआत में वो बस 2 बच्चों को पढ़ाते थे और महीने के सिर्फ 250 रुपए मिलते थे। सोचिए, सिर्फ 250 रुपए। आज के समय में ये रकम कुछ भी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने 4-5 ट्यूशन पकड़ लिए। दोपहर 2 बजे घर से निकलते और रात 10 बजे वापस आते। ये एक तरह से फुल टाइम काम बन गया था उनका। लेकिन इस काम की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी उन्हें। घर वालों की नाराजगी। हाँ, उनके पिता इस बात से सख्त नाराज थे। पिता का नजरिया अलग था। उन्हें लगता था कि बेटा दुकान के काम में हाथ नहीं बटा रहा है। दोनों की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल। यहाँ पीढ़ियों का एक सीधा टकराव था। पिता वर्तमान की जरूरतों को यानी अपनी दुकान को देख रहे थे, जबकि बेटा अपने भविष्य की नींव रखने की जद्दोजहद में था। घर में बातचीत लगभग बंद हो गई थी और तनाव एकदम अपने चरम पर था। और यहाँ से कहानी असल में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि इस तनाव का जो ब्रेकिंग पॉइंट था वो कोई बहुत बड़ी बहस नहीं थी। हाँ, वो घटना, वो था सिर्फ एक टूथपेस्ट। बिल्कुल। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक इतनी छोटी सी चीज कैसे ट्रिगर बन सकती है। मतलब एक दिन दोपहर 1 बजे वो ब्रश करने के लिए अपने पिता की दुकान से बस एक टूथपेस्ट उठा लेते हैं। पिता इस बात पर बुरी तरह भड़क जाते हैं और बस वो एक पल सब कुछ बदल देता है। हाँ, वो एक डांट आशीष के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने उसी वक्त अपना सामान बांधा और घर छोड़कर बगल में अपने दादाजी के एक टूटे फूटे मकान में शिफ्ट हो गए। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। तो ये क्या था? इससे हम ट्रॉमा प्रेरित अत्यधिक आत्मनिर्भरता या हाइपर इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। हाइपर इंडिपेंडेंस? हाँ, देखिए, जब किसी इंसान को अपनी सबसे बुनियादी जरूरत यानी एक मामूली टूथपेस्ट के लिए भी अपमानित होना पड़े, तो उसका दिमाग हमेशा के लिए एक नई कोडिंग कर लेता है। अच्छा, मतलब दिमाग एक तरह से खुद को रीप्रोग्राम कर लेता है। एग्जैक्टली। दिमाग ये तय कर लेता है कि आज के बाद मैं अपनी किसी भी जरूरत के लिए किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। तो टूथपेस्ट कोई वस्तु नहीं थी, वो निर्भरता का एक प्रतीक बन गया था जिसे उन्हें हमेशा के लिए तोड़ना था। बिल्कुल सही। और इस निर्भरता को तोड़ने की जिद ने उनकी जिंदगी के समीकरण ही बदल दिए। और ये बात मैं बहुत शाब्दिक अर्थों में कह रही हूँ। हाँ, वो मैथ्स वाली बात। जी, जो लड़का 10वीं और 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स में 80 से 90% से ऊपर नंबर लाता था, वो बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स के पेपर में फेल हो गया। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो इंसान मैथ्स में इतना होशियार था, वो अचानक मैथ्स में ही कैसे फेल हो सकता है? इसे समझना बहुत आसान है अगर हम संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड के नजरिए से देखें। कॉग्निटिव लोड, थोड़ा समझाएंगे इसे? ये बिल्कुल कंप्यूटर की रैम की तरह है। जब आपका दिमाग दिन के 24 घंटे इसी सर्वाइवल मोड में हो कि मेरे कल का खर्चा कैसे चलेगा, मैं खुद को इस टूटे फूटे मकान में कैसे जिंदा रखूंगा, तो दिमाग की सारी प्रोसेसिंग पावर वहीं लग जाती है। एग्जैक्टली। आपकी 90% प्रोसेसिंग पावर उसी में खर्च हो जाती है। आपके पास किताबों की जटिल समीकरण सुलझाने के लिए मानसिक ऊर्जा बचती ही नहीं है। उनका दिमाग अब एकेडमिक पढ़ाई से हटकर सिर्फ पैसा कमाने और अपनी आज़ादी बनाए रखने पे फोकस कर रहा था। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने बाद में 2 महीने तक इजी नोट से पढ़ाई करके किसी तरह वो परीक्षा पास कर ली, लेकिन ये साफ था कि अब वो एक अलग ही दौड़ का हिस्सा बन चुके थे। और ये दौड़ उन्हें एक बड़े शहर की तरफ ले गई। हाँ, स्थानीय ट्यूशन से निकलकर वो एक बड़े मैदान में आ गए। फरवरी 2006 में वो अपने फूफा जी के बेटे की शादी में गए थे। सुबह बारात जानी थी, लेकिन वो उसी सुबह सुबह वहां से वापस आ गए। उन्होंने तय कर लिया था कि अब सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, पैसा कमाना ही एकमात्र लक्ष्य बन गया था और वो अपना शहर छोड़कर लखनऊ शिफ्ट हो गए। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम था, मैं कहूँगा। कैसे? देखिए, उन्हें समझ आ गया था कि स्थानीय स्तर पर 250 रुपए वाली ट्यूशन पढ़ाकर वो कभी भी उस आर्थिक आजादी को हासिल नहीं कर पाएंगे जो उन्हें चाहिए।
दायरा बढ़ाना जरूरी था। हाँ, उन्हें एक बड़े बाजार, एक बड़े कैनवस की जरूरत थी। लखनऊ आकर उन्होंने एक ट्यूशन ब्यूरो ज्वाइन किया, जिसने उनके लिए नए रास्ते खोले। लेकिन जो रास्ते खुले वह कांटों से भरे हुए थे। मतलब जरा इस विरोधाभास की कल्पना कीजिए, एक अंडरग्रेजुएट लड़का जो खुद पैसों की तंगी से जूझ रहा है, वो लखनऊ में 10वीं के बच्चों से लेकर MBA और कैट की तैयारी करने वाले उन छात्रों को पढ़ा रहा है जिनके पास वो सारे संसाधन हैं जो आशीष के पास कभी नहीं थे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा मानसिक दबाव पैदा करने वाली स्थिति होती है। बहुत ज्यादा। आप उन लोगों को सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं जो पहले से ही आपसे बेहतर आर्थिक स्थिति में हैं। लेकिन आशीष ने इस विरोधाभास को अपनी ताकत बना लिया। वो अब महीने के 4,000 रुपए कमाने लगे थे। लेकिन इसके लिए वो जो कीमत चुका रहे थे वो सच में डराने वाली है। उनकी दिनचर्या देखिए, दोपहर 2:30 बजे वो घर से ट्यूशन पढ़ाने निकलते और रात के 12 बजे वापस आते। और फिर घर आकर खुद खाना बनाना। हाँ, खुद अपना खाना बनाते। और उसके बाद वो सोते नहीं थे क्योंकि सुबह 5:30 बजे उनका अगला ट्यूशन होता था। और उस सुबह वाले ट्यूशन के लिए उन्हें रात भर बैठकर 12वीं की फिजिक्स खुद पढ़नी और समझनी पड़ती थी। सुबह 7:30 बजे वो वापस आते और दोपहर 1:30 बजे तक सोते थे। ये तो शरीर को पूरी तरह निचोड़ने वाली बात हो गई। बिल्कुल। आशीष ने ये भी बताया है कि कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने लगातार 2 महीनों तक बिना सोए ही दिन गुजारे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें। एक सेकंड, मेरा आपसे यहाँ एक सीधा सवाल है। जी पूछिए। आमतौर पर हम मानते हैं कि इतनी भयंकर नींद की कमी और इतना ज्यादा शारीरिक तनाव किसी भी इंसान को पागल कर सकता है, उसे तोड़ सकता है। तो क्या सर्वाइवल मोड इंसान को कोई जादुई ताकत दे देता है? क्या ये एक तरह का सुपर पावर बन जाता है? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा। मैं इसे सुपर पावर या कोई जादुई ताकत बिल्कुल नहीं कहूंगा। और देखिए, हमें इस तरह के हसल को महिमा मंडित करने से बचना चाहिए। ये पॉइंट तो है। अगर आप इसके पीछे के जीव विज्ञान को देखें तो ये बेहद खतरनाक है। उनका शरीर किसी सुपर पावर पर नहीं बल्कि कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के स्ट्रेस हार्मोन पर चल रहा था, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुरा है। बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी गाड़ी के इंजन को बिना तेल के सिर्फ रिजर्व ईंधन की वाष्प पर पूरी रफ्तार से दौड़ा रहे हो। अरे बाप रे। कोई सस्टेनेबल ऊर्जा नहीं थी। ये शरीर का एक आपातकालीन रिस्पॉन्स था जो ये मानकर चल रहा था कि अगर मैं रुका तो मैं मारा जाऊंगा। हाँ, तो ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था बस। हाँ, इससे उन्हें फौरी तौर पर आत्मविश्वास जरूर मिला कि वो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये शरीर और दिमाग को खोखला करने वाला एक बहुत ही खतरनाक लूप था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। ये कोई प्रेरणादायक बात नहीं थी, ये एक भयानक मजबूरी थी। और शायद यही वजह है कि उन्होंने अंततः इस रास्ते को बदला। बिल्कुल। इसी भागदौड़ के बीच उन्होंने BSc सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम दिए और फिर मई 2008 में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो कॉर्पोरेट जॉब वाला विज्ञापन। जी, BSc की एग्जाम खत्म होते ही उन्होंने अखबार में एक पुणे बेस्ड फार्मा कंपनी का विज्ञापन देखा। उनके मन में हमेशा से अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का सपना था। लेकिन पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि उन्होंने अपना पैशन, अपना वो टीचिंग का सपना किनारे रख दिया और मार्केटिंग की लाइन चुन ली। ये असल में सड़कों पर संघर्ष करने वाले एक हस्टलर का कॉर्पोरेट दुनिया के एक व्यवस्थित ढांचे में प्रवेश करना था। एक बिल्कुल अलग दुनिया। जब जीवन दांव पर हो तो इंसान अपनी प्राथमिकताओं को कैसे बदल लेता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही बात है। उन्होंने समझ लिया था कि असंगठित ट्यूशन से वो अपना पेट तो भर सकते हैं, लेकिन वो सुरक्षा और स्थिरता हासिल नहीं कर सकते जो कॉर्पोरेट की एक बंधी बंधाई सैलरी दे सकती है। लेकिन उस कॉर्पोरेट ढांचे में घुसने का जो किस्सा है ना, वो बहुत ही कमाल का है। मतलब इंटरव्यू के लिए उनके पास पहनने को टाई ही नहीं थी। हाँ, ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने क्या किया, जिस बच्चे को वो ट्यूशन पढ़ाते थे उसकी माँ से जाकर एक टाई उधार मांग ली। अरे वाह। और उसी टाई को पहनकर इंटरव्यू देने गए और सेलेक्ट भी हो गए। मुझे ये टाई सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं लगती, मैं इसे एक जादुई पासपोर्ट या कॉर्पोरेट कैमोफ्लाज कहूंगी। कॉर्पोरेट कैमोफ्लाज बहुत ही सटीक शब्द है इसके लिए, है ना? कैसे एक सड़क पर संघर्ष करने वाला इंसान सिर्फ एक टाई के सहारे उस कॉर्पोरेट दुनिया को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि वो उन्हीं का एक हिस्सा है। बिल्कुल। देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया एक सेट पैटर्न पर चलती है।
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात के 2 बजे तक जागकर फिजिक्स पढ़ रहे थे या आपने कल रात खाना खाया था या नहीं। उन्हें बस प्रेजेंटेशन से मतलब है। एग्जैक्टली। उन्हें सिर्फ ये देखना था कि क्या ये लड़का हमारे सांचे में फिट बैठता है, और उस उधार की टाई ने उस सांचे को पूरा कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि जब आपको उस दलदल से बाहर निकलना ही होता है तो आप हर वो मुखौटा पहनने को तैयार हो जाते हैं जो जरूरी है। और वो मुखौटा काम कर गया। वहां से उनका सफर तेजी से आगे बढ़ा। एक अच्छे होटल में 16 दिन की ट्रेनिंग हुई उनकी, जो उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव रहा होगा। बिल्कुल। फिर दिल्ली हेडक्वार्टर में 11,000 रुपए की सैलरी पर उन्होंने ज्वाइन किया। फिर 2009 में वो चंडीगढ़ ट्रांसफर हुए, जहां उनकी सैलरी 15,000 रुपए हो गई। और 2013 आते आते वो वापस लखनऊ आ गए और तब उनकी सैलरी 24,000 रुपए थी। ये वो दौर था जब उनकी गाड़ी पूरी तरह पटरी पर आ चुकी थी। और सिर्फ पटरी पर ही नहीं आई, उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जिसे हमारा समाज सफलता मानता है। वो मकान वाली बात। हाँ, 2013 में ही उन्होंने लगभग 20 लाख रुपए का एक मकान खरीदा। उस मकान में 4 मंजिलें बनवाई, गाड़ी खरीदी और सबसे महत्वपूर्ण बात, रेंटल इनकम। बिल्कुल। उस 4 मंजिला मकान से उन्हें रेंटल इनकम यानी किराए की आय भी आने लगी। वो अपने जीवन के उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां अब उन्हें पैसे के लिए काम नहीं करना था, बल्कि पैसा उनके लिए काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आकर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आज की पीढ़ी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो दिन रात बस काम में लगे रहते हैं, एक बहुत बड़ा झटका है। वो दार्शनिक बदलाव। जी, जब ये 4 मंजिला मकान बन गया, जब किराए की आय शुरू हो गई और आर्थिक स्थिरता मिल गई, तब आशीष के अंदर एक बहुत गहरा दार्शनिक बदलाव आता है। उनके लिए सफलता की जो परिभाषा थी, जिसे उन्होंने उस टूथपेस्ट वाली घटना के बाद से अपने दिमाग में बिठा लिया था, वो पूरी तरह से बदल जाती है। ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही शानदार अध्ययन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? अगर हम मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम यानी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को देखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, मैस्लो की थ्योरी। जब इंसान भूखा होता है, जब उसके सिर पर छत नहीं होती, तब सफलता का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। बुनियादी जरूरतें। बिल्कुल। लेकिन आशीष के मामले में जब वो तिजोरी भर गई, जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं, तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि असल में इस दौड़ में उन्होंने क्या खोया है। सही कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब रेंटल इनकम आने लगी, तब उन्हें समझ आया कि मानसिक शांति, सेहत, परिवार और रिश्ते कितने ज्यादा जरूरी हैं। उनका निष्कर्ष ये था कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए जीवन भर अपनी सेहत और परिवार को नजरअंदाज करना एक बिल्कुल बकवास विचार है, मतलब पॉइंटलेस है। बिल्कुल पॉइंटलेस है। उन्होंने तय किया कि जीवन में पैसा कम कमाया जाए तो भी चलेगा, लेकिन जीवन संतुलित होना चाहिए। खुशी और सेहत से अब कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो इन सब का क्या अर्थ है? अगर हम आज के इस हासिल कल्चर को देखें, जहां लोग सोशल मीडिया पर दिन में 18-18 घंटे काम करने को अपनी महानता बताते हैं, तो ये कहानी एक बहुत बड़ा आईना दिखाती है। बहुत बड़ा आईना। असली सफलता 4 मंजिला मकान बनाना नहीं है, बल्कि उस मकान में चैन से रहने के लिए मानसिक शांति होना है। हासिल कल्चर की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपको ये एहसास करने के लिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, अक्सर पैसे के ही उस सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचना पड़ता है। ये बहुत ही गहरी बात कही है आपने। जो इंसान कभी 4,000 रुपए के लिए रात के 2 बजे तक खुद पढ़ता था और फिर सुबह 5 बजे दूसरों को पढ़ाता था, वही इंसान आज कह रहा है कि पैसों के पीछे अंधाधुंध भागना बेईमानी है। ये बदलाव ही उनकी असली वैचारिक सफलता है। बिल्कुल। उन्होंने ये समझ लिया था कि उन्होंने अपनी जवानी के जो साल उस अत्यधिक तनाव और संघर्ष में बिताए, और जो पैसा कमाया वो पैसा असल में सिर्फ एक उपकरण था, एक टूल की तरह। हाँ, एक ऐसा टूल जिससे वो अपने लिए समय खरीद सकें, वो समय जो वो अपनी सेहत और अपने अपनों को दे सकें। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटते हैं। हमने एक ऐसे लड़के का सफर देखा जिसे बचपन में बुआ के घर भेज दिया गया, जिसने सिर्फ अच्छा इंसान बनने की चाहत रखी। फिर हमने देखा कि कैसे संसाधनों की कमी ने उसके आईआईटी के सपने को कुचल दिया और उसे जबरदस्ती एक अलग रास्ते पर धकेल दिया। 250 रुपए महीने की ट्यूशन, पिता की नाराजगी और एक खाली टूथपेस्ट के ट्यूब ने कैसे उसे एक ऐसी अत्यधिक आत्मनिर्भरता की ओर धकेला जिसने उसे अपने ही पसंदीदा विषय में फेल कर दिया।
और फिर लखनऊ का वो डरावना संघर्ष। हाँ, वो भयानक नींद की कमी, उसके बाद कॉर्पोरेट कैमोफ्लाज के रूप में एक उधारी की टाई का इस्तेमाल, 4 मंजिला मकान का निर्माण और अंत में ये गहरा एहसास कि जिंदगी का असली मूल्य संतुलन में है, ना कि तिजोरी भरने में। और श्रोताओं के लिए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। हाँ, आगे भी बहुत कुछ है। आशीष ने अपने वीडियो के अंत में ये संकेत दिया है कि उनके अगले वीडियो में वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में आए तूफानों और उनसे आए बदलावों पर बात करेंगे। अरे वाह! यानी जब पैसा आ गया और उन्होंने शांति और संतुलन की खोज शुरू की, तो व्यक्तिगत रिश्तों के मोर्चे पर उन्हें किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये एक बिल्कुल अलग और रोमांचक अध्याय होगा। निश्चित रूप से वो एक अलग ही स्तर की चर्चा होगी। लेकिन आज के सफर को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। हम इंसान अक्सर पैसा कमाने की धुन में अपनी सेहत और अपने सबसे करीबी रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं, और फिर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जब शरीर साथ छोड़ रहा होता है तो उसी कमाए हुए पैसे से अपनी खोई हुई सेहत और उन टूटे हुए रिश्तों को वापस खरीदने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत दुखद है। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर जिंदगी का अंतिम सत्य वो शांति और ठहराव ही है, तो क्या इस बात को समझने के लिए हर इंसान का उस चरम संघर्ष, तनाव और पैसे की अंधी दौड़ से गुजरना जरूरी है? क्या हम बिना ठोकर खाए, बिना अपने शरीर को उस खतरनाक कॉर्टिसोल के लूप में धकेले ठहराव की असली कीमत नहीं समझ सकते? शायद कभी-कभी जिंदगी को सही ट्रैक पर लाने के लिए और ये समझाने के लिए कि असल में हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, हमें बहुत बड़े ज्ञान की नहीं, बल्कि एक खाली टूथपेस्ट के ट्यूब की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ वापस लौटेंगे।